जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। तो कल हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट कर दिए हैं खास, और ताज़ा तरीन जानकारी ये है आपका कि जो 2 जनवरी को बिहार स्टेट का फॉर्म भरने की डेट समाप्त हो गई थी, एक मौका आपको फिर दिया गया था। बीच में पोर्टल की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, बिहार वाले तो स्टेट सब दिए ही होंगे, जो नहीं दिए भरे हैं अभी तक, तो वो एक फॉर्म फिर से क्या फॉर्म भर लें, क्योंकि 24 अगस्त डेट फिक्स हो गई है। बड़ा कम एग्ज़ाम ऐसा होता है कि आपका खास करके इस फील्ड में, बाकी तो भाई जो IIT मेडिकल वगैरह होता है उसका तो खैर पहले से शेड्यूल होता है। UPSC IAS वाला एग्ज़ाम का भी पहले शेड्यूल होता है, UPSC कैलेंडर अपना जारी कर देती है। लेकिन TGT PGT में एक आध 2 स्टेट ही ऐसे हैं जहां कैलेंडर में पहले से तय हो गया, तो बिहार में वो तय है, तो जी जान से लग जाना है आपको। मेरिट दिनों दिन बढ़ते जा रही है, तो आप 7-8 महीना आपके पास समय है, आराम से आप उसको कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करें सेट थ्योरी। कल सेट थ्योरी क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, उन सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम लोग को देखना है वो क्या देखना है, टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार की बात करें। जय हिंद, जय हिंद सबको भाई। रविंदर कुमार जी, तेज प्रताप सिंह जी, सपना शर्मा जी, मन करे तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब आप जरूर किए रहेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका बेनिफिट होगा कि हर तरह का जो जितने भी प्रैक्टिस होते हैं या इस तरह क्लासेस बीच बीच में जो पब्लिक होती रहती है वो आपको मिलता रहेगा, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कितने सारे BPSC में इस तरह के भी बच्चे इस बार हैं कि जो कि कोर्स तो नहीं लिया था, पूरा सिलेबस लगभग उन्होंने, मतलब जहां जहां जरूरत है वो प्रैक्टिस सेट की या और चीज़ों की वो यूट्यूब से कर करके भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। जो आप लोगों ने ही बताया, उनके बारे में हमें क्या पता कौन आ रहा पढ़ रहा है, लेकिन सिलेक्शन के बाद बताया उन्होंने कि सर आपका प्रैक्टिस सेट जो आपने कराया था, साल भर आप कराते रहे हैं, उससे बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि हर सैटरडे को प्रैक्टिस सेट तो फ्री में रहता है। सैटरडे तो रहता ही, बाकी बीच बीच में भी आपका प्रैक्टिस होते रहता है, हर तरीके के एग्जाम का आपका कराया जाता है। जैसे NDA का 3-4 पेपर करा चुका हूँ, UP TGT करा रहा हूँ, PGT करा दिया, LT करा दिया, GIC करा दिया, स्टेट करा दिया, EMRS करा दिया, तो लगभग हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रश्नों की फुहार के नाम से जाता है, तो उसका बहुत बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। तो सबसे पहले आज हम देखें कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सेट। तो कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द सेट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट in a set is called cardinal number, is called cardinal number of set। ठीक, किसी भी समूह में, समूह मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शंस को ही हम लोग, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते थे, समुच्चय कहते थे। तो यहां क्या है, किसी भी सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह में जो सदस्यों की कुल संख्या रहती है, सदस्यों की, विभिन्न सदस्यों की जो कुल संख्या होती है, उस संख्या को ही उस समुच्चय का क्या कहेंगे, कार्डिनल नंबर कहेंगे हम। जैसे अगर हम सेट की बात करें कि सेट A में है हमारा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A is denoted by n of A, n of A मतलब नंबर, इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A हमारा मतलब कुल सदस्यों की संख्या, n ऑफ A से इसे क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है आपको। कि जैसे अगर मान लीजिए कि सेट A है हमारा 1 3 5 7 है, ठीक, तो इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A जो हो गया वो 4 हो गया।
सेट बी मान लें वॉवेल्स वाला है, ए ई आई ओ यू है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी क्या हो गया यहाँ 5 हो गया। कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कार्डिनल नंबर फाइनाइट भी हो सकता है, कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है हमारा। हाँ, नेगेटिव में कभी कार्डिनल नंबर नहीं हो सकता। किसी भी समूह में सदस्यों की संख्या ऋणात्मक तो संभव नहीं है ना, सारे पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, यानी होल नंबर में, यानी कि क्या होल नंबर में रहेगा। और अगर इनफाइनाइट सेट है हमारा, अगर क्या है सेट अगर इनफाइनाइट है हमारा, तो उस केस में कार्डिनल नंबर क्या हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहां ध्यान देने की बात यह है थोड़ी सी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मान लीजिए कि कोई सेट सी है, ये 1 2 2 3 3 3 है, तो ऐसा गलती नहीं कर देना है कि नंबर ऑफ सेट सी बराबर अगर 6 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब 1 2 3 4 5 6 नहीं करना। किसी भी सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब इसके कार्डिनल नंबर की बात करेंगे तो 3 ही आएगा। 3 प्रकार के हैं, कितने हैं, एक सदस्य कितनी बार दोहरा रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। आपकी मर्जी, एक एक को 50 बार लिखें, लिख दे, गलत नहीं होगा, लिखने पे गलत नहीं होगा हमारा, लेकिन काउंटिंग जो होगी, गिनती जो होगी, उसकी केवल एक ही बार करेंगे, एक से ज्यादा बार उसकी गिनती आप नहीं करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है डेफिनेशन में जो यहां लिखा गया है, यहां ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जो सदस्य हैं उसकी बात की जा रही है। किसी को अगर दोबारा लिखा गया है तो वो काउंट नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, बात समझ में आई। दूसरा सेट में क्या है, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब हम 1 2 3 लिखें, चाहे हम 3 2 1 लिखें, चाहे हम 2 3 1 लिखें, ये सब का सब एक ही है। मतलब क्रम का समुच्चय में कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसको हम बाद में लिख रहे हैं, किसको हम पहले लिख रहे हैं, इससे इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कार्डिनल नंबर सब लोग समझ गए या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताएं। कार्डिनल नंबर सबको समझ में आया या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें। उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए होंगे कार्डिनल नंबर क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। एकदम बेसिक से आपको स्टार्ट किया गया, आईसीएसई बोर्ड में जो 7वीं से समुच्चय स्टार्ट होता है, ठीक, तो क्लास 7वीं वाले से एकदम स्टार्ट किया है आपको। हाँ, पढ़ना आगे बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी, क्योंकि ये सब क्लास लगभग हर क्लास में है, और जरूरत तो जब तक मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आपकी इसकी होगी। ठाकुर अनिरुद्ध सिंह जी क्लियर है, विपिन तिवारी जी क्लियर है, अभिषेक कुमार क्लियर है। चलिए जल्दी से फिर टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार की बात करें। समुच्चयों के प्रकार, समुच्चय होता कितने तरह का, समुच्चय आपका होता कितने तरीके का है। तो पहला हमारा, पहला, ठीक, सबसे पहले नल सेट, नल सेट या वाइड सेट, वाइड सेट या फिर इम्पिटी सेट्स, इम्पिटी सेट हमारा, ठीक। ये चाहे नल सेट लिखा रहे, चाहे वाइड सेट लिखा रहे, चाहे इम्पिटी सेट लिखा रहे, हिंदी में इसको क्या कहेंगे हिंदी में इसको क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं, या शून्य सदिश भी कभी कहा, जीरो सेट भी कह दिया जाता हमारा, लेकिन जीरो सेट यूज ना करके इन जनरल नल सेट वर्ड का यूज, नल का यूज करते हैं, जीरो का यूज नहीं कहते हैं, मतलब वही होता है हमारा। तो नल सेट क्या कहते हैं, द सेट हुज कार्डिनल नंबर इज 0, द सेट हुज कार्डिनल नंबर इज 0 is called empty sets, empty set हमारा, ठीक। empty set लिखा रहे, चाहे वाइड सेट लिखा रहे, चाहे नल सेट लिखा रहे, सबका मतलब एक ही होता है, सबका मीनिंग आपका एक ही होता है।
इट इज डिनोटेड बाई, इसको ध्यान लिखिएगा, इट इज डिनोटेड बाई, या तो ऐसे डिनोट करेंगे या फिर फाई से डिनोट करते हैं, या तो फिर क्या फाई से डिनोट करेंगे। अगर आप करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं तो करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर करली ब्रैकेट लगा है तो करली ब्रैकेट में आपको अंदर कुछ नहीं लिखना। या तो इसको किससे डिनोट करेंगे, आप फाई से डिनोट करेंगे। गलती से भी नल सेट को आप ऐसे नहीं लिखेंगे। कभी कभी आदमी बुद्धिमान बन जाता है तो करली नल सेट को कैसे ऐसे लिख देता है, ऐसे, तो ये आपका क्या गलत माना जाएगा। इसका मतलब ये एकल समुच्चय है, सिंगलटन सेट है हमारा, ऐसा समुच्चय जिसका एक सदस्य फाई है। तो कैसी गलती आप कभी भी नहीं करेंगे, ऐसी गलती आप कभी भी नहीं करेंगे। अगर करली ब्रैकेट लिख रहे हैं तो करली ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर फाई लिख रहे हैं तो फिर करली ब्रैकेट नहीं लेना है आपको। दोनों में से कोई एक चीज, करली ब्रैकेट और फाई दोनों लिख देंगे तो वो गलत माना जाएगा, वो एकल समुच्चय माना जाता, सिंगलटन सेट कहा जाता, वो नल सेट में नहीं काउंट होगा। तो नल सेट मतलब यहां पर क्या है, नल सेट मतलब ऐसा कलेक्शन जिसमें कोई सदस्य है ही नहीं, जिसमें कोई सदस्य है ही नहीं हमारा। जैसे बीपीएससी के परीक्षा 120 नंबर का हुआ है तो कहे ऐसे परीक्षार्थी या ऐसे सिलेक्टेड बच्चों का कलेक्शन जिन्होंने 125 नंबर पाया है, जिन्होंने क्या पाया है, 125 नंबर पाया है। तो ये बताइए 120 जब पूर्णांक ही था तो 125 नंबर कहां से आ जाएगा। तो उस कलेक्शन में क्या होगा, कोई नहीं आएगा, कभी संभव नहीं होगा वो हमारा। ठीक, समझ में आई बात। जैसे हम ये कहते हैं कि सेट ए है हमारा x such that x belongs to real number and x square plus 1 बराबर 0। ठीक, बी कोई सेट है जिसका सदस्य x है हमारा, x क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक, लेकिन x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है हमारा। तो अगर x स्क्वायर प्लस 1 को 0 कर देंगे तो x स्क्वायर बराबर -1, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस आई मिलेगी, इमेजिनरी नंबर मिलेगा। लेकिन यहां x कह क्या रहा है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कह रहा। तो ये कैसा हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, नल सेट। b कह रहा हूं कोई सदस्य x है, ठीक, और कह दिया x ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन -2। ये क्या हो जाएगा, मतलब इसका सदस्य कोई ऐसा नंबर है हमारा x जो कि 5 से ज्यादा है लेकिन -2 से कम है। 5 से तो ज्यादा है लेकिन -2 से कम है हमारा। तो ऐसी कोई संख्या संभव ही नहीं है, कोई वास्तविक संख्या ऐसी संभव नहीं है जो 5 से तो ज्यादा हो लेकिन -2 से कम हो। पांचवी से अगर 5 से ज्यादा हो जाएगा तो -2 से कम कैसे हो जाएगा, और अगर -2 से कम हुआ तो 5 से ज्यादा कैसे हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, फाई सेट हो जाएगा हमारा। या यही कह दें धरती पर के ऐसे आदमियों का समुच्चय जिसके 8 हाथ पैर हों, जिसके आदमी कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, ऑक्टोपस नहीं कि 8 वाला 8 या खटिया में खटमल वाला नहीं, ठीक है, जीव जंतु की बात नहीं कर रहा हूं, यहां क्या कह रहे हैं हम, आदमी की बात कर रहे हैं। तो 4 हाथ पैर होगा, एक आध ठो मान लो कभी अजूबा पैदा हो भी गया, ऐसे कोई हुआ तो नहीं ऐसा, ठीक, तो 8 हाथ पैर वाला तो कोई नहीं होगा ना। तो कलेक्शन में क्या होगा, कोई आदमी नहीं आ पाएगा, कोई इंसान नहीं आ पाएगा। ठीक है, पहले भी इंसान होता था चौपाया 4 हाथ पैर वाला ही होता था, अभी भी वही है, बस 2 हाथ बन गया, 2 पैर बन गया हमारा। तो ये सब क्या है, नल सेट है, इम्पटी सेट है हमारा। क्लियर है सबका, या कोई डाउट है किसी को, जल्दी से एक बार से बताइए। समझ में आया ये सबको, नल सेट क्या होता है। सेट जरूर समझ ही रहेगा, बार बार मैं कह रहा हूं, बिना सेट के फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ पाना संभव नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी से जानते हैं 4-5 क्वेश्चंस हमेशा ही पूछा जाता है, तो प्रोबेबिलिटी में खास करके बहुत ज्यादा जरूरत तो खैर सब जगह है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ेगी आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ते समय पड़ेगी। तो कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट इसके यूज वाला आता ही आता है। क्लियर, जल्दी से बताइए। हाँ, मोहम्मद असलम नल सेट है, ठीक है, एकदम सही है।
तो नल सेट में किसी को कोई डाउट है? क्लियर है गोविंद गुप्ता जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, धन्यवाद। लेकिन मेरा क्लियर नहीं है, लाइक और लाइव में अंतर रहता तो मेरा क्लियर नहीं होता, मैं कंफ्यूजन में रहता हूं ये क्या हो रहा मेरे साथ, दुर्घटना। दूसरे की बात करें तो सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट हमारा, तो सिंगलटन सेट क्या होता है? द सेट whose cardinal number is 1, the set whose cardinal number is 1। ठीक है, कोई भी ऐसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या केवल एक हो, कोई भी ऐसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या केवल एक हो, उसको हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। यानी कि क्या? एकल समुच्चय कहा जाता है हमारा, एकल समुच्चय। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, क्या? ए सच एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर, ठीक है। मतलब ए कोई समुच्चय है एक्स जिसके सदस्य एक्स हैं हमारे, ठीक है। एक्स कोई समुच्चय है हमारा, एक कोई ऐसा समुच्चय है एक्स जिसके सदस्य हो, लेकिन एक्स क्या हो? इवन प्राइम नंबर हो, सम अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम क्या जानते हैं? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा बाकी किसी से ना विभाजित हो, जिसमें आता है 2 आता है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ठीक। लेकिन 2 के अलावा जितने भी हैं, 2 के अलावा, यह भी अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है, 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, जितने भी प्राइम नंबर होंगे, वो सब के सब क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे, ठीक। तो इसमें केवल, अगर ये तो हमारा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बस यही एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही एक हो जाएगा हमारा। तो ये कैसा है? हमारा कार्डिनल नंबर है। ये कैसा है? कार्डिनल नंबर। दूसरा कहते हैं हम क्या? बी कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स इज होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर, ठीक। ऐसा x है। अब x कोई ऐसा सदस्य है जो पूर्ण संख्या तो है, लेकिन वो प्राकृत संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है हमारा। तो क्या होगा? केवल 0 होगा। केवल क्या होगा? 0। 0 ही एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है। उसके अलावा 1 2 3 4 ये सब क्या है? पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। तो ये भी कैसा समुच्चय होगा? हमारा एकल समुच्चय होगा, ठीक। जैसे हर कोई चाहता है, ठीक, किसी को आप चाह रहे हैं तो वो केवल आप ही को चाहे, ठीक है। तो जैसे गाना है ना, तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तो वही वाला बात है, चाहो लेकिन केवल हम ही को चाहे। सिंगलटन सेट में हम रहें, 2-4 लोग ना रहें। 2-4 लोग रहेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। हमको भी ना चाहो तो नल सेट है, और चाहो तो केवल हम ही को चाहो, ना चाहो तो नल सेट, किसी को ना चाह रही हो, ठीक। लेकिन अगर चाह रही हो तो केवल हम ही को चाहो, तो हम सिंगलटन सेट में रहें, ठीक है। तो वही वाला, तो सिंगलटन सेट भी उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। फिर इसी को और चाहें तो कह सकते हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या हो जाएगा? निश्चित समुच्चय की बात करें हम तो निश्चित समुच्चय क्या हो जाएगा? द सेट whose cardinal number is finity, ठीक। ऐसा सेट जिसमें कि सदस्यों की संख्या निश्चित हो, ठीक है, जिसकी कि
कार्डिनल नंबर सदस्यों की संख्या निश्चित हो तो वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे हम ये कह दें कि सेट ए है हमारा, क्या सेट ए है x such that x is positive number less than 100 divisible by 3 तो x है। अब x के बारे में क्या लिखा गया है हमारा द सेट होज, अरे कार्डिनल नंबर इज फाइनाइट लिख देते हैं, फिनिटिव नहीं, क्या लिख देते, फाइनाइट, ठीक। द सेट होज कार्डिनल नंबर इज फाइनाइट इज कॉल्ड x इज पॉजिटिव नंबर लेस देन 100 डिविजिबल बाई 3। x कोई ऐसा सदस्य है धनात्मक संख्या हो, 100 से कम हो, 100 से कम है हमारा, लेकिन 3 से विभाज्य हो। तो जानते हैं पॉजिटिव नंबर और 3 से विभाजित 33 नंबर ही होगा, 3, 6, 9, 12 से लेकर के कहां तक, 99 तक हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट में आ जाएगा। उसी तरह से लेकिन बस हम खाली ये कह देते बी x सच दैट x इज पॉजिटिव नंबर डिविजिबल बाई 3 हमारा, ठीक। अब यहां कहते हैं धनात्मक संख्या तो है, 3 से विभाज्य भी है, लेकिन 100 से कम नहीं दिया है, 100 से कम नहीं दिया है। तो कितने ऐसे नंबर होंगे जो 100 से विभाज्य होगा, ठीक है। हर 2 नंबर के बाद तो तीसरा नंबर 100 से कटेगा ही कटेगा। हर 2 संख्या के बाद तीसरी संख्या तो 3 से कटना तय है। संख्या की कोई लिमिट है नहीं, पॉजिटिव नंबर का कोई लिमिट तो है नहीं हमारा। तो 3 से कटने वाले हमारे क्या, इनफाइनाइट नंबर से, इसको हम काउंट कर ही नहीं सकते, इसको हम काउंट कर ही नहीं सकते। इसको हम अनकाउंटेबल सेट भी कभी कभी कह देते हैं। पिछले वाला काउंटेबल सेट और ये क्या है, अनकाउंटेबल सेट होगा हमारा। तो ये किस में आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट में, इनफाइनाइट सेट में हो जाएगा हमारा, ठीक। तो द सेट होज कार्डिनल नंबर इज इंफिनिटी, ठीक। कि अगर कार्डिनल नंबर हमारा इन्फिनिटिव है, सदस्य को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में वो जो हो जाएगा वो क्या, अनिश्चित समुच्चय हो जाएगा। कार्डिनल नंबर सी कह दें x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, ठीक। x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 है हमारा। तो यहां पर क्या, 1 से 2 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 1 से 2 के बीच में तो अनंत संख्याएं हैं, इनफाइनाइट। किसी भी 2 संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं वो बता पाना हमारे लिए संभव नहीं होता। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर कार्डिनल नंबर फाइनाइट है, निश्चित है, तो निश्चित समुच्चय। कार्डिनल नंबर अगर इनफाइनाइट है तो क्या हो जाएगा, हाँ, सिंगलटन सेट भी फाइनाइट सेट है, नल सेट भी फाइनाइट सेट है, नल सेट भी फाइनाइट सेट ही है, इनफाइनाइट सेट सॉरी, और सिंगलटन सेट है वो भी हमारा क्या है, फाइनाइट सेट ही है हमारा। क्लियर है, समझ में आया फाइनाइट और इनफाइनाइट? जल्दी से एक बार बताएं, क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें। हाँ, इनफाइनाइट सेट है, एकदम सही, एकदम सही है। अनुभव क्या है, अर्णव, अच्छा दिख क्यों नहीं रहा हमें, अच्छा चश्मा नहीं लगाया, वही लगा कि कमेंट में देख नहीं पा रहा हूं, क्या बात है भाई, नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा था, चश्मा ही लगाना भूल गया था इसीलिए दिख नहीं रहा था। क्लियर। फिर 5वां, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है हमारा, तो इक्विवेलेंट सेट्स किसको कहते हैं, 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स, 2 सेट्स आर कॉल्ड equivalent sets if their
कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर्स आर इक्वल, कार्डिनल नंबर आर इक्वल हमारा, ठीक है। तो दो सेट हमारा क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा हमारा यदि उनमें सदस्यों की संख्या बराबर हो, यदि उनमें सदस्यों की संख्या बराबर बराबर हो, सदस्य समान हो, ये नहीं कह रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां कई बार गलती जल्दीबाजी में कर देते हैं। कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए, सदस्यों की संख्या बराबर बराबर होनी चाहिए। तो जैसे हम कहें ए 1 2 3 है हमारा, बी अगर हम कहें तो 2 4 6 है हमारा, तो यहां पर क्या ए और बी कार्डिनल्स इक्विवेलेंट सेट है, ए एंड बी इक्विवेलेंट है हमारा, ठीक। सी कह दें हम, ठीक, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, और डी कह दें हम 1,2 कह दें, तो इसका भी रूट तो 1,2 ही होगा, इसका भी रूट क्या होगा 1,2 ही। तो सी एंड डी भी जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट है हमारा, ये भी क्या है, इक्विवेलेंट सेट ही होगा। ये कह दें हम डी कोई सेट है, ठीक, ए बी सी, और ई कह दिया जाए हमारा 1 2 2 3 3 3 हमारा, ठीक। तो ई ऐसा नहीं, यहां इसका भी कार्डिनल नंबर कितना है, डी का 3 ही होगा, रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है, तो ई का भी कार्डिनल नंबर क्या है, 3 ही है हमारा, क्योंकि रिपीटेशन का कोई मतलब होता नहीं है, रिपीटेशन का तो कोई मतलब होता नहीं है हमारा। तो डी एंड ई भी जो है, डी एंड ई आर इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट है हमारा, इक्विवेलेंट सेट। समझ में आई बात, कौन सदस्य है क्या है उससे मतलब नहीं है, बस यहां गिनती से मतलब है, यहां बस केवल क्या है, गिनती से मतलब होगा, ठीक है। बाकी कौन किसमें क्या सदस्य है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, मतलब क्वांटिटी से मतलब है, यहां क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता है, यहां पर केवल क्वांटिटी से लेना देना होता है। कोई समस्या किसी को इक्विवेलेंट सेट में तो बताइए। जल्दी से बताए भाई, इक्विवेलेंट सेट सब लोग समझ गए। रिपीट नंबर नॉट अलाउड, अलाउड तो है, ये किसने कह दिया अलाउ नहीं है भाई, हम खलिहर मन है, हम खाली बैठे हैं, बैठा बनिया का करे, इस पल रहा सुस पल रहा, ठीक, हमारी मर्जी, हम ई को लिख दें क्या, एफ कोई सेट है, यही लिखते रहे, एक 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 लिखते रहो आप, कोई मतलब थोड़ी है। और क्या हम जी दूसरा सेट कह दें, एक 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 कह दें, एफ कह दें हम क्या, एक कह दें, ये तीनों के तीनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, ये तीनों के तीनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट है हमारा। तो कितनी बार लिखते हो, आपको कोई मना ही नहीं है लिखने में, लिखिए जितना बार, अगर खलिहर एग्जाम में कोई सवाल नहीं आ रहा, एक सेट का सवाल आ रहा, तो आराम से 2-4 लाख बार लिख डालिए उसको, 3 घंटा समझियो तो पास करना 2-2.5 घंटा, ठीक है। तो लिखने में मना ही नहीं है, लेकिन काउंटिंग उसकी एक ही बार होगी, उसका कोई मतलब आप कितनी बार लिख रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, जब गिनेंगे तो वो एक बार ही गिना जाएगा, ठीक है। रिपीट नंबर, हाँ, अर्नव डेवलप IQ जी, अर्नव जी समझ गए, तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बस काउंट नहीं करना है, काउंट वो एक ही बार होता है, एक से ज्यादा बार काउंट नहीं करते हैं आप। फिर बात आती है इक्वल सेट्स की, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होता है, अब यहां पे टू सेट्स आर called equal sets if their each and every elements are equal, ठीक। मतलब अब यहां क्वांटिटी के साथ साथ, क्लियर, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी ध्यान देना होगा। तो हमने इक्विवेलेंट सेट में क्या देखेंगे
कि कौन क्या लिखा गया है, बस खाली गिनती भर से करने से मतलब है। यहां गिनती से काम नहीं चलेगा, यहां आपको गिनती से काम नहीं चलेगा। गिनती के साथ साथ ये भी देखना है कि सारे एलिमेंट्स सेम हैं कि नहीं, सारे एलिमेंट सेम हैं या नहीं है हमारे। जैसे अगर हमने कहा कि सेट ए हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 लिखा, सेट बी हमने लिखा ए बी लिखा, ठीक, और सी हमने लिखा क्या 2 और 3 लिखा, 2 और 3 लिखा। तो यहां पर क्या ए बी सी इक्विवेलेंट सेट है, ए बी सी आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स है हमारा, ठीक। लेकिन सी ए और सी है, ए एंड सी आर इक्वल सेट्स है, ए एंड सी क्या है इक्वल सेट्स है हमारा। क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का मान 2 और 3 आएगा। इक्विवेलेंट तो ये तीनों है, इक्विवेलेंट तो ये तीनों है हमारा, लेकिन a जो है वो b के बराबर नहीं है, a जो है वो b के बराबर नहीं है, लेकिन a c के बराबर है, a जो है वो c के, क्योंकि इसको भी जब हल करेंगे तो 2 और 3 ही मिलेगा हमारा, ठीक। लेकिन यहां क्या है a b है, तो दो सदस्य तो सब में है, तो a और b भी इक्विवेलेंट है, b और c भी इक्विवेलेंट है, a और c भी इक्विवेलेंट है हमारा। लेकिन इक्वल सेट्स की बात करेंगे तो a b के इक्वल नहीं होगा, b c के इक्वल नहीं होगा, लेकिन a जो होगा वो c के इक्वल होगा हमारा। मतलब हम कह सकते हैं क्या, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट का ये सिंबल यूज किया जाता है, ये सिंबल भी यूज करते हैं इक्विवेलेंट के लिए। ऐसे सेट्स में कोई यूज करते नहीं है, जनरली ये सिंबल यूज किया जाता है इक्विवेलेंट के लिए। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, तो नोट कर लेंगे इसको क्या, कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट। अगर इक्वल है तो बिना इक्विवेलेंट हुए इक्वल तो हो ही नहीं सकता, इक्वल है तब तो इक्विवेलेंट होगा ही होगा। लेकिन अगर इक्विवेलेंट है, अगर इक्विवेलेंट है तो वो इक्वल हो वो जरूरी नहीं होता है। तो ये दोनों बात समझ में आ गई। इक्वल सेट्स भी क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, ये भी समझ गए सब लोग, या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताइए जल्दी से एक बार बताएं। अरे यहां तो मोहम्मद असलम जी ABC बराबर ABC तो होगा, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। थोड़ा अलग प्रकार के लिखे तब ना बात समझ में आएगी, इक्वल है पहचानने में दिक्कत होगी। अब ABC को हम ABC लिखें और यहां भी ABC BCA लिख दें तो दोनों बराबर ही है भाई, इसमें भी वही तीनों सदस्य। यहां तो कोई दिखने में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है मोहम्मद असलम साहब। और स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। असाइनमेंट कैसे में, हाय भगवान चाणक्य बैच मतलब पूरा पढ़ गया असाइनमेंट है, आप तक अभी तक नहीं देखेंगे, दिखा है आपको। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, बता देंगे। 96 28 95 92 37, हर जगह तो असाइनमेंट है आपको दिया हुआ, गूगल ड्राइव पे भी है, ऐप पे भी है, पूरा असाइनमेंट आपके। चलिए, ये क्लियर है सबका, कोई डाउट किसी को जल्दी से बताएं, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, जल्दी से बताएं। अंतिमा गुप्ता जी, पेड बैच में कितने आवर्स की क्लास होती है, जब तक आप थक ना जाएं, ठीक। 2 घंटे भी हो सकती है, 3 घंटे भी हो सकती है, एग्जाम नजदीक आ जाता तो 4 घंटे भी हो सकती है आपकी क्लास, ठीक है। तो उसका कोई लिमिटेशंस, इन जनरल मिनिमम 2 घंटा, मिनिमम 2 घंटा तो होगा ही होगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होता है। अंतिमा गुप्ता जी, पेड बैच में कितने आवर्स की क्लास होती है। उमाकांत उपाध्याय जी, ये जो आपका सिलेबस खत्म हो गया तो आप उसको पढ़िए ना। अरे मैं भी यहां नौकरी करता हूं भाई, ऐप की भी एक कैपेसिटी होती है, ठीक। 4-4 5-5 साल एक ही बैच में जब लाइव लेने की एक क्षमता होती है ना भाई, पेड बैच की ऐप की एक कैपेसिटी होती है। अब यूट्यूब जैसा बड़ा सा सर्वर तो नहीं होता है ना भाई, कि यूट्यूब में तो भाई अमेरिका वालों के पास बहुत पैसा है। अब टीचर्स एकेडमी के पास तो उतना पैसा नहीं है कि सबको किया जा सके। विजय उपाध्याय जी
चलिए खैर यहां तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब फिर अगर हम बात करें क्या, सबसेट, 7वां नंबर, सबसेट, सबसेट ऑफ ए सेट, ऑफ ए सेट। तो सबसेट क्या होता है हमारा, सबसेट जो होता है हमारा उपसमुच्चय, हिंदी में जिसको क्या कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे। उप मतलब ही समझ सकते हैं भाई, ठीक है। इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है और सब मतलब एक निरीक्षक है और एक उप निरीक्षक है। तो जनरल लैंग्वेज में जो होता है वही मतलब यहां भी होता है हमारा, यही मतलब यहां भी होता है, ठीक। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ set A is also belongs to set B, then set A is called subset of B, यदि समुच्चय A के सभी सदस्य समुच्चय B में भी हो, यदि समुच्चय A के सभी सदस्य समुच्चय B में भी हो, तो समुच्चय A को क्या कहेंगे, समुच्चय B का उपसमुच्चय कहेंगे। इसको लिखते कैसे, इफ A is subset of B, then it is denoted by A is subset of B। A जो है वो क्या कहलाएगा, B का सबसेट कहलाएगा। और उल्टा अगर बात करें हम तो B जो कहलाता है एंड B, या ऐसे भी लगा सकते हैं प्रॉपर सबसेट, A is subset of B and B is called superset of A, superset of A। जैसे मान लीजिए क्या हमारा अभी इसका मतलब समझें, कभी कभी आप लिखा देखेंगे इस तरह से लिखा देखते हैं और कभी कभी इस तरह से लिखा, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, हमारा। तो इन दोनों में क्या सा फर्क है, ठीक, उसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल यहां सबसेट क्या होता है वो देखना। तो मतलब दो समुच्चय दिया है, एक में सदस्यों की संख्या कम है, एक में सदस्यों की संख्या ज्यादा है, या दोनों में बराबर भी रह सकता, दोनों में बराबर हो जाए तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर छोटे वाले समुच्चय के सभी सदस्य अगर बड़े वाले समुच्चय के भी सदस्य हों, तो छोटा वाला जो समुच्चय होगा वो बड़े वाले समुच्चय का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। बड़े वाले समुच्चय का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा हमारा, ठीक। तो जैसे अगर मान लीजिए क्या कि हमारा परिवार है, हमारे पिताजी का परिवार है, हमारे दादाजी का परिवार है, तो मेरा परिवार जो होगा मेरे पिताजी के परिवार का उपसमुच्चय होगा। मेरे परिवार के समुच्चय का जो समूह होगा वो क्या होगा, मेरे पिताजी के परिवार के समुच्चय का उपसमुच्चय होगा हमारा, ठीक। मेरा परिवार और मेरे पिताजी का परिवार का जो समूह होगा वो मेरे दादाजी के परिवार का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा हमारा, ठीक। मतलब मेरा सुपरसेट क्या है, मेरा सुपरसेट जो होगा पिताजी का वाला सेट होगा, हम दोनों का सुपरसेट जो होगा दादाजी वाला होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ऊपर निकलते चले जाएं हम, पीढ़ी दर, क्योंकि मेरे परिवार के जितने भी सदस्य होंगे, हमार मेहरारू भी बाल बच्चा सब, ठीक, वो पिताजी वाले में भी तो शामिल हो जाएगा। लेकिन पिताजी के परिवार में मेरा परिवार भी होगा, मेरे भाई का जो बीवी बाल बच्चे होंगे वो भी उसमें समाहित हो जाएगा। दादाजी के परिवार में लेंगे तो पिताजी का भी परिवार आएगा, चाचा जी का भी परिवार आएगा, बुआ जी आएंगे उनका भी परिवार है, वो भी उस समूह में माने जाएंगे भाई, वो भी उस समूह में माने जाएंगे, ठीक है। तो बात समझ में आई सबको। जैसे हमने लिया क्या, ए हमने लिया 1 2 लिया, और बी हमने लिया क्या 3 4 5 लिया, 1 2 3 4 5 लिया हमने, ठीक।
तो ए वन जो है इसका भी है, इसका भी है, 2 भी इसका भी है, इसका भी है हमारा। तो ए यहां जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट होगा हमारा, ये ए जो होगा वो बी का सबसेट है। लेकिन अगर हम ये कह दें, मान लो कि सी है 1 2 3 4 5 है, और डी हमने लिया क्या 1 2 4 5 6 7 लिया हमने, ठीक। तो यहां सी जो है वो नॉट सबसेट, सी इज नॉट सबसेट ऑफ डी है हमारा। क्यों? क्योंकि 1 तो इसका है, 2 भी इसका है, लेकिन 3 इसमें एक ऐसा एलिमेंट है, 3 इसमें एक ऐसा एलिमेंट है कि C बिलोंग्स टू C तो है, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू D है। तो अगर एक भी दोनों में अंतर हो जाए, ऐसा नहीं है कि सब एक आध चलो छूट गया कोई बात नहीं, हमारा एक आध छूट गया कोई बात नहीं, तो ऐसा नहीं है। छोटे वाले समुच्चय के सभी सदस्य बड़े वाले समूह में होना चाहिए हमारा। अगर एक भी छूट गया, एक भी सदस्य छोटे वाले का तो है, लेकिन अगर बड़े वाले का नहीं है तो फिर वो उसका उपसमुच्चय नहीं होता है। इतनी बात आई सबके समझ में, या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताएं। समझ गए सब लोग, या कोई समस्या है जल्दी से एक बार बताएं। तो फिर आगे चलें। अब यहां पर क्या है, जैसे हम सेट ए ले रहे हैं, सेट ए ले रहे हैं 1 2 3, और सेट बी ले रहे हैं 1 2 3, ये भी लिया हमने। तो यहां ए बराबर बी है, ए बराबर बी है हमारा, तो इसको भी हम ए सबसेट ऑफ बी भी कह सकते हैं, और बी सबसेट ऑफ ए भी कह सकते हैं। ए सबसेट ऑफ बी भी कह सकते हैं, और बी सबसेट ऑफ ए भी कहा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमारा। तो नोट में इसको याद कर लीजिएगा, नोट में इफ ए बराबर बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए बराबर बी, देन ए बराबर बी। या कह सकते हैं इसको ऐसे, ए बराबर बी तभी होगा, ए बराबर बी तभी हो सकता है हमारा जब ए बी का भी सबसेट हो, बी ए का भी सबसेट। जब थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम प्रूविंग वाला, अब ऑब्जेक्टिव में तो वो समस्या नहीं होती है, लेकिन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग करते हैं सेट थ्योरी का, वो बड़ा फिर खतरनाक होता है। जितना थ्योरम वगैरह प्रूव करना, उसमें बड़ा दिमाग लगाना होता है। तो कभी भी कोई थ्योरम जब प्रूव करते हैं, जैसे हमें दिखाना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे दिखाना, आगे पढ़ेंगे इसको यूनियन इंटरसेक्शन में, कि ये हमारा क्या है, मतलब ये क्या एसोसिएटिव लॉ यूनियन फॉलो करता है, सहचर नियम का पालन करता है। तो अगर इसको सिद्ध करना, अगर इसको सिद्ध करना है तो हमें क्या, इस सेट को इसका सबसेट दिखाना होगा, और फिर इधर वाले सेट को इसका सबसेट दिखाना होगा, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना होगा। जब तक दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं होगा तब तक हम ए बराबर बी नहीं कह सकते, तब तक हम ए बराबर बी नहीं कह सकते। तो कभी भी दो सेट को अगर इक्वल दिखाना है तो उसका तरीका, उसका प्रोसेस जो होता वही होता है कि दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दीजिए। यदि दो सेट दिया है और दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया, इसका मतलब वो क्या, ए बराबर बी हो जाएगा उस केस में। ठीक। अब अगर कभी कभी लिखा देखते हैं ए बराबर बी, और कभी कभी लिखा देखते हैं ए ऐसे भी, ठीक है। तो अब यहां दोनों में फर्क क्या है, अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या होता है। तो इस केस में मे बी ए बराबर बी हो सकता है, ठीक, ए बी के बराबर भी हो सकता है, लेकिन इस केस में कभी ए बराबर बी नहीं होगा, कभी भी ए बराबर बी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, बी में कम से कम एक सदस्य ऐसा जरूर होगा, ठीक है, एटलीस्ट इस केस में एटलीस्ट वन एलिमेंट belongs to B which not belongs to A, which not
बिलोंग्स टू ए। मतलब यहां क्या, ए के सारे सदस्य तो बी में होंगे, ए के सारे सदस्य बी में तो होंगे, लेकिन बी के सारे सदस्य ए में यहां नहीं होंगे। यहां पर क्या हो सकता है, ए के सारे सदस्य बी में भी हों और बी के सारे सदस्य ए में भी हों, मतलब ए बी के बराबर भी हो सकता है, संभावना है। तो ए सबसेट ऑफ बी इस तरह से लिखेंगे। और अगर ए के सारे सदस्य तो बी में हो लेकिन बी के सारे सदस्य में एक में होने की कोई संभावना ही नहीं है, तो उस केस में सबसेट को हम ऐसे लिखते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट्स कहा जाता। तो यहां पर जो है क्या कहेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहां क्या कहेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहां पर ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, सबसेट है बस खाली हमारा, ठीक है। लेकिन यहां क्या कहेंगे, ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। यहां केवल सबसेट है और यहां क्या है, प्रॉपर सबसेट है हमारा, उचित उपसमुच्चय है। यहां केवल उचित उपसमुच्चय कहेंगे और यहां इसको क्या कहेंगे, ए बी का उचित उपसमुच्चय है हमारा, प्रॉपर सबसेट है। तो दोनों में क्या अंतर है, समझ में आया। वो देखना पड़ता है जो सेट दिया है, अगर बराबर भी हो सकता है तो केवल कहेंगे ए बी का उपसमुच्चय है, ए और बी के बराबर होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक। मतलब ए के सारे सदस्य तो बी में हो लेकिन बी में कम से कम एक सदस्य ऐसा हो जो ए में नहीं हो हमारा, तो उस केस में कहेंगे क्या, ए जो है हमारा क्या, बी का प्रॉपर सबसेट है। ए जो है बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है हमारा। तो प्रॉपर सबसेट्स में इक्वल वाला केस हटा दिया जाता है, वो आगे भी पढ़ेंगे भी। क्लियर है सबका या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताइए दोनों में क्या अंतर है। कुछ लोग बोले सर इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, कब ऐसे लिखते हैं और कब ऐसे लिखते हैं, ये क्लियर हो गया या कोई डाउट है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं भाई जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें। क्लियर है, दोनों सबका कंफ्यूजन दूर हो गया कि कहीं ऐसा लिखा मिलता और कहीं ऐसा लिखा मिलता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कोई दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अंतिमा गुप्ता जी क्लियर है, अर्नव जी क्लियर है। यूपी टीजीटी और बिहार टीजीटी का सिलेबस अलग है अंतिमा जी। हाँ, यूपी टीजीटी में कुछ चीजें ज्यादा पढ़नी पड़ती हैं आपको, ठीक है। बिहार पीजीटी में कम सिलेबस है, यूपी टीजीटी में ज्यादा सिलेबस है। एक आध दो चैप्टर थोड़ा सा अलग भी है, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग बिहार पीजीटी में है, यूपी टीजीटी में नहीं है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग बिहार पीजीटी में है, यूपी टीजीटी में नहीं है हमारा। यूपी टीजीटी में ग्रुप थ्योरी है लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी में ग्रुप थ्योरी है लेकिन बिहार वाले में ग्रुप थ्योरी नहीं है। 9-10 का कोई कुछ पोर्शन यूपी टीजीटी में है, पीजीटी में तो खैर नहीं है। और यूपी पीजीटी में बहुत सारी चीजें, वेक्टर स्पेस भी पढ़ना होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ना होता है, ठीक। वो सब आपका बीपीएससी पीजीटी में नहीं होता है। एक होगा चंदन कुमार जी, चंदन कुमार जी, एक 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 आप जिंदगी भर लिखते रहिए या 7 जन्म तक लिखते रहिए, आप खूब गाना गाइए, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। तो एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। तो आप जन्म जन्म तक एक 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 लिखते रहिए, कार्डिनल नंबर उसका एक ही माना जाएगा। मैंने क्या बोला, चाहे किसी भी एलिमेंट को कितनी बार भी लिखें, वो काउंट केवल एक ही बार होता है हमारा, ठीक। मैथ्स, अरे भैया सिलेबस के बारे में कितनी बार चर्चा करें, अब जब भी पब्लिक आएंगे तो आप लोग इसी तरह का सवाल पूछते रहेंगे, तो हम मुद्दे की बात कब करेंगे, मुद्दे की बात कब करेंगे। टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक। कितनी बार आपको यूट्यूब पे सिलेबस बता दिया, स्टेट का बता दिया, यूपी टीजीटी का बता दिया, एलटी का पढ़ा हुआ है, जीआईसी का पढ़ा, सबका सिलेबस बता दिया है। तो रोज रोज या तो हम आपका कमेंट में यही सब बातें हम रोज करते रहें तो सिलेबस तो यहीं से यहीं अंतिम रह जाएगा आपका। चलिए, तो उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो गया होगा सबका। अब सबसेट्स क्या होता है, ठीक है। अब सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स की बात। अच्छा, एक चीज और रख लीजिएगा, नल सेट। नल सेट इज सबसेट ऑफ
सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। ठीक, मतलब रिक्त समुच्चय जो होता है, हर समुच्चय का रिक्त समुच्चय जो होता है हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। मतलब ए भी फाई जो कहेंगे वो ए का भी सबसेट होगा, फाई जो है वो बी का भी सबसेट होगा, फाई जो होगा वो चाहे कोई भी सेट रहे, कोई भी सेट रहे, फाई सबका उपसमुच्चय कहलाता है, फाई सबका उपसमुच्चय कहलाता है। बड़ा अच्छा से एक एग्जांपल है कि एक आदमी बाजार में केले खरीदने गया, ठीक तो पूछा कैसे दर्जन है, तो बोला भैया 40 रुपये दर्जन है। बोला बगल वाले तो यार 25 रुपये दर्जन दे रहा है, क्या तुम मजाक कर लूटने बैठे हो, तुम 40 रुपये दर्जन दे रहे हो। बोला भाई साहब काहे बोहनी के टाइम में दिमाग खराब कर रहे हो, ठीक जाओ जो 25 रुपये दे रहा हो उसी से जाके खरीद लो ना, मेरा दिमाग काहे चाट रहे हो तुम। ठीक, बोला उसके पास खत्म हो गया है ना। बोला जब मेरे पास खत्म हो जाता तो हम 5 रुपये दर्जन बेच देते हैं, तब हम 5 रुपये दर्जन बेच देते हैं वहां। तो बात फिर वही, अब इसमें कुछ जब है ही नहीं हमारा तो हमें क्या पता ए में है कि नहीं, तो मान लिया जाता है वो ए में है, जिस दिन आएगा वो क्या है, ठीक जब आएगा तब ना 5, जब रहेगा तब ना वो 5 रुपये दर्जन बेच, जब है ही नहीं हमारा तो क्या जितना मर्जी हो उतना उठपटांग बता दो भाई, जितना मर्जी हो उतना उठपटांग बता दिया जाए हमारा। तो वही चीज है, क्या कहा जाता है, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। रिक्त समुच्चय जो होता है वो सभी का उपसमुच्चय माना जाता है, सभी का उपसमुच्चय माना जाता है हमारा। फिर और एक प्रॉपर्टी क्या, एवरी सेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ। ठीक, हर सभी समुच्चय जो होते हैं वो अपने आप के उपसमुच्चय होते हैं, सभी समुच्चय जो होते हैं वो अपने आप का उपसमुच्चय होता है। मतलब दो चीज आपको ध्यान रखना है, क्या, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरा फिर क्या, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, कोई भी समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है। बस 7 बजने तो दो यार, जो पढ़ा रहे हैं पहले वो तो पढ़ लो, 7 बजे वाला क्लास भी करना था। 7 बजे का मैं ही पढ़ाऊंगा ना, जब मैं यहां पढ़ा ही रहा हूं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक, इतने छोटे बच्चे नहीं है, नर्सरी वाले बच्चे नहीं, कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है। ठीक है, आराम से धैर्य से धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। चल ये बात भी उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ ए सेट। ठीक, जैसे मान लीजिए समुच्चय ए है हमारा, इसके 1 2 3 है, तो इसमें हम सबसेट्स की बात करेंगे तो सबसेट्स एक तो फाई सबका सबसेट होता है, फिर एक वाला होगा, फिर 2 वाला होगा, फिर 3 वाला होगा, फिर 1 2 वाला होगा, फिर 2 3 वाला होगा, फिर 1 3 वाला होगा, और फिर 1 2 3 वाला होगा। तो अगर सेट ए में ये 3 सदस्य हैं तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो अगर बी में हमारा क्या है, ए और बी 2 ही सदस्य हैं। ठीक, तो इसके सबसेट्स की बात करें तो इसका सबसेट्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक फाई हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और दूसरा क्या, ए बी हो जाएगा, चौथा क्या, ए बी हो जाएगा। मतलब कि कितने हो जाएंगे, कुल 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे हमारे। तो कुल मिला के क्या, इफ नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पी हो हमारा, यानी कि किसी समुच्चय के कार्डिनल नंबर, सेट का कार्डिनल नंबर जो है अगर p के बराबर है, देन नंबर ऑफ सबसेट्स, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ p सेट A इज इक्वल टू 2 टू द पावर p। क्या हो जाएगा,
2 टू द पावर p हो जाता है। कुल उपसमुच्चयों की संख्या जो होती है, बस खाली ऐसे अगर 3 है तब तो एक एक करके लिख लिया, अब 50 है तो एक एक करके थोड़ी लिखेंगे हम, ठीक। तो कुल उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है वो कितने के बराबर होता है हमारा, 2 पर पावर p के बराबर। मतलब देख लेना है सेट में कार्डिनल नंबर कितना है, सदस्यों की संख्या कितनी है, तो उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है तो 2 पर उतना ही पावर कर देंगे, 2 पर उतना ही पावर कर देंगे, ठीक। अब फिर नंबर, इफ नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू P, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ P इज A कितना हो जाता है, 2 पर पावर P माइनस A, 2 पर पावर P माइनस 1, मतलब उचित उपसमुच्चयों की संख्या। क्योंकि हमने जब जब एग्जाम्पल लिया ये, तो प्रॉपर सबसेट्स, टोटल सबसेट्स तो इसका 8 हो गया, जब प्रॉपर करेंगे तो ये वाला है, उसमें एक खुद वाला भी तो आ गया, ये खुद वाला भी आ गया हमारा। तो प्रॉपर सबसेट्स में खुद वाला काउंट नहीं होता, प्रॉपर सबसेट्स में खुद वाला काउंट नहीं होगा। तो इसके सब नंबर ऑफ सबसेट्स तो 8 होंगे, लेकिन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स जो होगा वो कितना होगा हमारा, 7 होगा। इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स तो क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा वो तो 4 होगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की बात करेंगे, सबसेट्स का, तो ये कितना होगा, 3 होगा। मतलब टोटल सबसेट्स निकाल करके एक उसमें माइनस कर दीजिए टोटल। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इन द सेंस क्या कि पहले पुरानी बुक्स में आप देखेंगे तो पुरानी बुक्स में जो दिया रहता था नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हमारा वो दिया रहता था कितना, 2 पर पावर p माइनस 2। मतलब एक 5 वाला भी हटा देते थे, एक खुद वाला भी हटा देते थे। लेकिन अब पुराने जब एनसीईआरटी देखो या टेक्स्ट बुक ही देखोगे तो ये फार्मूला मिलेगा, 2 पर पावर n माइनस 2 का मिलेगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का। लेकिन अब ये गलत माना जाता है। अब प्रॉपर सबसेट्स में केवल खुद वाला हटा देते हैं, 5 वाले को भी प्रॉपर सबसेट्स मानते हैं, 5 वाले को भी प्रॉपर सबसेट्स माना जाता है। तो जो पुराने टाइम में इंटर किए हैं, पढ़े हैं, तो वो कंफ्यूज मत होइएगा, वो कई जगह आपको ये फार्मूला लिखा मिलेगा, लेकिन इसको अब आप सही नहीं मानेंगे। अब एग्जाम में कहीं भी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछेगा तो आप 2 पर पावर p माइनस 1 लिखेंगे, 2 पर पावर p माइनस 2 नहीं लिखा जाएगा हमारा, 2 पर पावर p माइनस 2 नहीं लिखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, गूगल पे भी सर्च करेंगे, पुरानी बुक्स में भी तो गूगल पे भी कई जगह 2 पर पावर p माइनस 2 दे देता है हमारा, ठीक। तो वो अब नहीं, अब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कहीं भी पूछेगा तो आप क्या मानेंगे, 2 पर पावर n माइनस 1 या 2 पर पावर p माइनस 1 माना जाएगा हमारा, ठीक। क्लियर है, यहां तक समझ गए। अब कुछ बच्चे उकता रहे हैं भाई 7 बजे वाली क्लास कहाँ जाएगी, जा रहे हैं 7 बजे ही पढ़ाने जा रहे हैं। तो जल्दी से भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार लाइक कर दें। तो कल हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। इस पे अच्छा खासा सवाल बनेगा आपका, जिसमें थोड़े बहुत बायनोमियल थ्योरम्स की जरूरत पड़ेगी। हमने लिख तो दिया 2 पर पावर p, लेकिन कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक, वो सब आपका, ठीक है। और कल हम लोग फिर देखेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन, मतलब दो समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, सर्वनिष्ठ क्या होता है, ठीक। फिर हमारा क्या प्रॉपर सबसेट देख लिए, कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इन सारी बातों को कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो कल बाकी किसी कोई समस्या, एकदम न्यू बैच, लेटेस्ट बैच, ताजा तरीन बैच आपका शुरू हुआ है। पहला चैप्टर ही ये माना जाएगा, पहला चैप्टर ये चल रहा है। अगर जरूरत है तो 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।